हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन पॉइंट्स के बारे में हम बताएंगे, जैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे बेटा हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, जीन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, प्रोसेस इन विच ए प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन which is encoded in the form of a gene is used for किसके लिए? used for synthesis of पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मतलब बेटा ये जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन विच इज कोडेड इन फॉर्म ऑफ जीन मतलब डीएनए इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड का मतलब अगर हम बात करते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड का मतलब हम एक सीधे सिंपल से वर्ड में ये भी कह सकते हैं प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो बेटा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसका सिंथेसिस करेंगे बेटा? प्रोटीन का सिंथेसिस हम करेंगे, और सिंथेसिस करना है हमने प्रोटीन का बेटा। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारे पास, अब इसमें इस पूरे के पूरे टोटली मैकेनिज्म्स में हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा? देखिए, हम आपको बताते हैं कि क्या होगा इसके केस में। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जीन है बेटा, कोई भी जीन है, वो जीन जो है क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा बेटा। उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में किसका सिंथेसिस होगा? उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में mRNA, tRNA और बेटा rRNA, ये तीन टाइप के जो आरएनए है बेटा, इनका सिंथेसिस होगा। ये तीनों टाइप के आरएनए हैं जो एक तरीके से हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा हमारे पास है, ये नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन की सहायता से किसका सिंथेसिस होगा बेटा? पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। मतलब किसका होगा? पॉलीपेप्टाइड। किसका सिंथेसिस होगा बेटा? पॉलीपेप्टाइड्स का। और वो जो पॉलीपेप्टाइड होगी ना बेटा, उसके लिए वर्क के लिए एक पार्टिकुलर साइट प्रेजेंट होती है। उस पार्टिकुलर साइट के ऊपर वो वर्क करेगी। अब पार्टिकुलर साइट उसके लिए क्या हो सकती है बेटा? कोई ऑर्गेनेली हो सकती है, कोई एंजाइम हो सकती है, कोई एक तरीके से हमारे पास क्या हो सकती है? प्रोटीन हो सकती है, या बायोकेमिकली वो किसी भी तरीके से यूज हो सकती है। तो ये कैसे यूज हो सकती है बेटा? इसमें भी कोई ऑर्गेनेली, इसमें भी एंजाइम, बायो कैटालिस्ट, ठीक है बेटा। या इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बेटा, लाइक दैट इसमें भी बायोकेमिकल भी हो सकता है, या बेटा कोई प्रोटीनियस सब्सटेंस हो सकता है। तो डिफरेंट वे में ये अपना वर्क करती है। तो ऐसे डिफरेंट वे में ये अपना वर्क करती है बेटा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो सिंथेसिस है प्रोटीन का, वो पॉसिबल है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर एक तरीके से डीएनए जो है बेटा, वो कोलिनियरिटी का काम करता है। हेयर द डीएनए एक्ट एज ए डीएनए showing the property of किसकी बेटा? कोलिनियरिटी। कैसे शो करता है कोलिनियरिटी डीएनए? बेटा देखिए,
हमारे पास क्या है, डीएनए है। इस डीएनए का क्या होता है, ये डीएनए हमारे पास, ये डीएनए हमारे पास बेटा 3 to 5' एंड और बेटा 3 to 5' एंड। इस डीएनए का आरएनए बनता है बेटा, आरएनए, और कोई भी आरएनए है वो जैसे एमआरएनए, तो इसकी सहायता से सिंथेसिस होता है बेटा। यहां पर ये क्या है हमारे पास, आरएनए, ये आरएनए 5 to 3' की तरफ होगा। अब इस आरएनए की सहायता से क्या होगा भाई, इस आरएनए की सहायता से होगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। हालांकि मैं यहां पर एक पेप्टाइड बना रहा हूं बेटा, पॉलीपेप्टाइड। तो 3 नाइट्रोजन बेस, जिसको हम कोडोन की फॉर्म बोलते हैं बेटा, एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से। तो ये बन जाती है इसकी सहायता से पॉलीपेप्टाइड। तो बेटा यहाँ पर एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड जो है उसके खिलाफ है, उसका स्पेसिफिक टीआरएनए भी है, स्पेसिफिक एमआरएनए भी है, और स्पेसिफिक आरआरएनए तो जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री सभी के लिए होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस एमिनो एसिड की सहायता से इस कोडोन को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, और इस कोडोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डीएनए जो होता है बेटा वो एक ऐसी कॉपी होती है जिसके बेस के ऊपर एमआरएनए का सिंथेसिस भी होता है, यानी टाइप्स ऑफ आरएनए का सिंथेसिस भी होता है। और बेटा साथ में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है बेटा, उनका सिंथेसिस भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब पॉलीपेप्टाइड को हम एक तरीके से देख के बेटा आरएनए की कॉपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ के साथ आरएनए की कॉपी के साथ साथ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, डीएनए को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी है ये डीएनए की, कि डीएनए एक्सप्रेस कैसे होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से बोलते हैं। अब मैं इस चीज को सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताता हूं, जिसको हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ठीक है। हम इस टॉपिक में इसको एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है बेटा। हमारे पास क्या है बेटा, सेंट्रल डोग्मा। दैट इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा वो कैसे होती है, देखिए सिंपल सी भाषा में मैं आपको सेम केस में बताता हूं बेटा। आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, यहां से चलते हैं हम बेटा। ये हमारे पास है डीएनए, ये क्या है, डीएनए। ये हमारे पास डीएनए है 3 to 5' एंड, ये 3 to 5' एंड। इस डीएनए में सीक्वेंस है ए टी सी जी जी सी टी ए टी सी जी जी, ऐसे सीक्वेंस है। इसका अपोजिट में ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी सी सी जी ए टी ए जी सी सी, ऐसे है बेटा। अब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, जब हमारे पास इसकी कॉपी बनती है, ये तो है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए की कॉपी बनती है बेटा हमारे पास। जब इस डीएनए की कॉपी बनती है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। उस ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, देखिए उस ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जो ये टेम्पलेट डीएनए है बेटा, इस टेम्पलेट डीएनए की जो कॉपी होती है, उस टेम्पलेट डीएनए की कॉपी का हम यूज करेंगे, और हमारे पास क्या होगा बेटा, ये जो डीएनए है, जैसे ऊपर वाला डीएनए है, इसके बेस के ऊपर हमारे पास आरएनए बना। देखिए ये ए है तो इसके नीचे क्या है बेटा, इस तरीके से जो कोडेड फॉर्म है ना हमारे पास, उस फॉर्म के बेस के ऊपर हमारे पास क्या बनता है,
देखिए यहाँ पर क्या है, एक टी की जगह यू, यू ए जी सी सी जी, यहां पर फिर ए है बेटा, देन यू यू ए जी सी सी, और मान लीजिए नेक्स्ट ये जो हमारे पास है। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये बेटा बना 5 2 3 डैश एंड की तरह। अब इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा बेटा, आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये 3 नाइट्रोजनियस बेस है ना, ये 3 नाइट्रोजनियस बेस, ऐसे 3 नाइट्रोजनियस बेस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं बेटा। इस ट्रिपलेट कोडोन के खिलाफ एक स्पेसिफिक टीआरएनए है। इस पार्टिकुलर ट्रिपलेट कोडोन के लिए जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, क्या होता है, यहां पर देखिए स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है बेटा। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये तो हमारे पास क्या है बेटा, एमआरएनए, ये हमारे पास एमआरएनए है। इसकी सहायता से हमारे पास सिंथेसिस होता है किसका, एक तरीके से ट्रांसलेशन होता है, और उसकी सहायता से कोडोन फॉर्म आ गई। अब ये कोडोन जो है, देखिए मैं लिख देता हूं इनको, ये कोडोन क्या है हमारे पास, यू ए जी सी सी जी ए यू यू ए जी सी, ये कोडोन है बेटा। हर किसी कोडोन के केस में हमारे पास क्या है, यहां से आप देखिए अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है बेटा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड इसके स्पेसिफाई करता है, यहां पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है। ये अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं, और जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, यानी इस पार्टिकुलर केस में जो ये कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, इसके केस में यहां पर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हम क्या इसके नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमें पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। मैंने यहां पर पॉलीपेप्टाइड क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि ये एक चेन है, इसलिए इसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। अगर ऐसी बहुत सारी चेन आपस में मिलकर वर्क करती हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड के नाम से बोलते हैं। तो यहां पर ये जो पॉलीपेप्टाइड है बेटा, यही पॉलीपेप्टाइड एक तरीके से किसका काम करती है, प्रोटीन का काम करती है। और ये जो प्रोटीन है बाद में इसमें मॉडिफिकेशन होगा, इसमें भी देखिए आफ्टर द मॉडिफिकेशन इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, इट कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा, इसमें भी एंजाइम, में भी हार्मोन, में भी कैटलिस्ट, प्रोटीन, बेटा कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, जो एक तरीके से फंक्शनली एक्टिव रीजन बन जाएगा। एक तरीके से क्या बन जाएगा, एक फंक्शनली एक्टिव पार्ट बन जाएगा इस पार्टिकुलर प्रोटीन का, इस पार्टिकुलर एमआरएनए का। तो ऐसे में हमने सिंथेसिस करना है बेटा, ठीक है। इस पार्टिकुलर प्रोसेस में देखिए सारा का सारा सिस्टम प्रॉपर होगा। यहां पर इस चीज को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से भी बोल सकते हैं, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, यहां पर डीएनए जो है वो जीन है, इस जीन, ये जीन किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड है, एनकोडेड है, इसको कोडेड है, इसको एनकोड कर दिया। सबसे पहले तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, आरएनए में। फिर हमारे पास आरएनए से ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, आरएनए से कन्वर्ट हो गया पेप्टाइड में, और पेप्टाइड रिलेटेड पेप्टाइड्स आपस में कंबाइन करती हैं, दे फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रोटीन। और वही प्रोटीन बेटा बॉडी के अंदर फंक्शनल वर्क करती है, जो भी बॉडी में फंक्शन होता है उस फंक्शन को वही प्रोटीन कोड करती है, मतलब एक तरीके से फंक्शनली यूजेबल है। अब ऐसे में ये चीज तो है हमारे पास, लेकिन एक ऐसा वर्ड भी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, ठीक है ना। सेंट्रल डोग्मा रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में क्या चीज होती है बेटा, देखिए आपने ये स्टेप देख लिया,
हमारे पास क्या है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा बेटा, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। अब देखिए रिवर्स सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या होता है। रिवर्स सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है बेटा, देखिए डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया, यहां से डीएनए कन्वर्ट हो गया आरएनए में, ठीक है, आरएनए में। ये आरएनए कौन से हैं, आरएनए है बेटा, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये आरएनए है, इनमें कन्वर्ट हुआ। यहां पर जब वो इसमें कन्वर्ट हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, और वो होगा ट्रांसलेशन। और बेटा यहां क्या होगा, यहां होगा ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थी बेटा, कौन सी एंजाइम से, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन बेटा कई केसेस में ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम दे HIV, समझ गए ना, एड्स जो होती है बेटा, उसका जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है बेटा, क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो वायरस है बेटा, उसके पास जेनेटिक मेटेरियल आरएनए होता है। ये पता क्या करता है, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एंजाइम्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या करेगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा इस तरीके से। इसके बाद तो नॉर्मल कंडीशन होगी, जैसे होता था ऐसे ही होगा बेटा। तो ऐसे में हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसके साथ साथ हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में जानते हैं बेटा। आरएनए वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि आरएनए जिस टाइम पे इन्वायरमेंट के अंदर मींस डीएनए नहीं था, तो उस टाइम पे आरएनए ही जेनेटिक मेटेरियल का काम करता था। और जो आरएनए है वो जेनेटिक मेटेरियल का काम करता है, ठीक है। वही सब केसेस में देखिए क्या होता है, अभी तक हमने अगर आपको ध्यान हो तो स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म किया था बेटा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आरएनए के केस में स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे टेट्राहाइमिना, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, सिलिएट है, ठीक है, विथ शोइंग द आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है ना। इसलिए आरएनए वर्ल्ड के बेस के ऊपर आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। टेट्राहाइमिनिया एक सिलिएटा है बेटा। उसके बाद डीएनए जो होता है वो इनिशिएशन का काम करता है, कहां पर, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आप सबको पता है कि आरएनए प्राइमर का यूज होता है। आरएनए एक्ट एज ए प्राइमर, वहां पर यूटिलाइजेशन होता है आरएनए का प्राइमर की फॉर्म में। उसके साथ साथ एमआरएनए, टीआरएनए आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आप सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो कि हर किसी केस में हमारे पास क्या चीज है, आरएनए मॉलिक्यूल्स यूज होता है। इन केस सम केसेस आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर थायोयूरिडीन्स और फ्रॉम द 4-थायोयूरोसिल। इसके बेस में अब जब एटीपी की बात आती है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो कई केसेस में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मींस यहां पर भी ऐसे केस में हमारे पास क्या है, एटीपी है। तो हम सिंपल सी भाषा में हम लिखें तो डिफरेंट वे में आरएनए का यूज होता है बेटा। कैसे कह सकते हैं, आरएनए वर्ल्ड की अगर हम बात करें ना, यहां पर आरएनए वर्ल्ड की, आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो उसमें देखिए क्या क्या चीज है। मैंने आपको कहा है, आपको बता कि आरएनए आल्सो शोइंग सप्लाइसिंग, ठीक है बेटा। सप्लाइसिंग क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच इंट्रॉन
remove from a एक्सोन। एक्सोन जो फंक्शनल पार्ट होता है, उस फंक्शनल पार्ट में से बेटा इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। और इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि किसका, टेट्रा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, किसका दिया है बेटा, एक सिलिएटा का एग्जांपल दिया है। और उस सिलिएटा में हमारे पास क्या है, टेट्राहाइमिना। एग्जांपल है एक हमारे पास है टेट्राहाइमिना, ये एक सिलिएट है बेटा, सिलिएट्स उसका एग्जांपल है। इसके अनुसार क्या है, ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है, आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है, ठीक है, आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है बेटा। और क्या बोल सकते हैं, इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेंट्रल डोग्मा। आप देखिए, ड्यूरिंग सेंट्रल डोग्मा डिफरेंट आरएनएज रिक्वायर्ड। डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए है बेटा, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब आरएनए वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आरएनए आल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट। आरएनए है जो बेटा, वो किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो इस तरीके से आरएनए का भी सिंथेसिस होता है बेटा। खुद आरएनए जो है वो एक तरीके से कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है, वो करता है। हम यहां पे लिख सकते हैं आरएनए एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ठीक है ना। आरएनए कैटालिस्ट का काम करता है बेटा, और आरएनए कैटालिस्ट का काम करता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, आरएनए का एक बिहेवियर है बेटा, जिसको हम टोटली ये कह सकते हैं कि जब हमारी अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी, तो उस टाइम पर जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वहां पर उस टाइम पर आरएनए एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो वहीं से हमारे पास ये प्रोसेसिंग हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, हर किसी जीन के अंदर और प्रोटीन के अंदर एक रिलेशनशिप होती है। हमारे पास उस चीज को एज ए प्रूव करने के लिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है बेटा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम जो होती है बेटा, उसको बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मान लीजिए हमें किसी दूसरे जीन को एक्टिवेट करना है, तो उससे पहले वाली जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करना होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम आपके सामने रखते हैं बेटा। देखिए उसमें क्या है हमारे पास, तो बेटा देखिए हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड एंजाइम हाइपोथेसिस। हम एक हाइपोथेसिस प्रोवाइड करेंगे बेटा, देखिए आपको, जिसमें हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड एंजाइम, रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड एंजाइम, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है बेटा, इस रिलेशनशिप को सबसे पहले फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। कौन थे बेटा, आर्ची बेल्ड गैरोड, ठीक है, आर्ची बेल्ड गैरोड इन 1902। कब बेटा, ही डिस्कवर एन डिजीज इनबोर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप ये कह सकते हो, या सिंपल सी ये कह सकते हो, इनबोर्न मेटाबॉलिज्म। अब देखिए बेटा, ये जो चीज है इनबोर्न मेटाबॉलिज्म है, अब तो हम इसको कह सकते हैं कि इनबोर्न मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर एंजाइम के सिंथेसिस ना होने से
किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस ना होने से इनबोर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुई, सिंड्रोम हुई। अब बेटा जब आर्चीबाल्ड गैरोड ने जब इसको डिस्कवर किया, उस टाइम पे नहीं पता था कि ये कैसी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम्स को बाद में सोल्व किया गया किसके द्वारा? बाद में बहुत सारे फिजिशियंस है बेटा, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट बेंडल और टेटम नाम का जो पर्सन है बेटा, उन्होंने 1948 के अंदर एक हाइपोथेसिस दिया। वो जो हाइपोथेसिस है बेटा वो क्या है? देखिए आप ये कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ इनबोर्न मेटाबॉलिज्म given by बेंडल एंड टेटम, बेंडल और बेटा टेटम, ठीक है, बेंडल एंड टेटम, दो पर्सन थे बेटा। उन्होंने he gives the hypothesis, और हाइपोथेसिस का क्या नाम था बेटा? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया बेटा, ठीक है ना। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रोवाइड किया। अब ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बेटा है, इस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या चीज प्रोवाइड की गई बेटा? देखिए सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 1948 के अंदर कब दिया गया? इन 1948, ठीक है। किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्ट्रेन ऑफ, किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ ए फंगस न्यूरोस्पोरा, किसकी सहायता से बेटा? न्यूरोस्पोरा क्रासा, बाय द हेल्प ऑफ फंजाई का नाम क्या है बेटा? न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये फंजाई है बेटा, इसकी सहायता से प्रोवाइड किया गया। अब उसमें क्या किया? उसने सिलेक्शन किया बेटा एक वाइल्ड टाइप जो है ना बेटा, यानी नॉर्मल फंगस, उसको बोलते हैं नॉर्मल जो फंगस होती है दैट इज कॉल्ड द बेटा प्रोटोटाइप है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया? उसने म्यूटेशन की बेटा, म्यूटेंट टाइप जो बन गई। आज जब वो म्यूटेंट टाइप बन गई ना बेटा, उसको किस में बोल दिया? एक तरीके से वो ऑटोट्रॉपिक होगी बेटा। कौन सी होगी? ऑक्सोट्रॉप्स। कौन सी होगी? ऑक्सोट्रॉप्स होगी बेटा, यानी म्यूटेटेड फॉर्म में आ गई। अब ये जो कंडीशन है इसमें क्या अप्लाई किया गया? इसमें एक सिंपल सी बात है बेटा, एक प्रीकर्सर है, वो एक जीन जो होता है, उस जीन के लिए एक एंजाइम होती है बेटा। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि उस हाइपोथेसिस में क्या किया गया। देखिए उस हाइपोथेसिस में क्या किया गया बेटा? देखिए मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक जीन है बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल, जीन नंबर फर्स्ट, यहां पर आप देखिए जीन नंबर सेकंड, जीन नंबर 3, ये सब है बेटा। ये जो जीन है ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जीन ए बी सी, ये हमारे पास जीन है बेटा। तो बेटा हमारे पास ये जो जीन प्रेजेंट है, मतलब ये जीन है।
अब ये सभी जीन जो है बेटा किसी पार्टिकुलर मीन्स प्रोटीन समझ लीजिए इनको या अमीनो एसिड समझ लीजिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर जो भी जीन बनेगा, जो भी प्रोसेस होगा बेटा, उस प्रोसेस के तहत क्या होगा, सिंथेसिस होगा। अब जब सिंथेसिस होगा तो देखिए उसमें क्या कंडीशन होगी हमारे पास। जब सिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक प्रीकॉर्जर्स है, प्रीकॉर्जर। ये प्रीकॉर्जर बेटा क्या है, सिग्नल है, और इस सिग्नल में हमारे पास एक जीन है, उस जीन को एनकोड करना है, उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम है बेटा, एंजाइम 1। ये कोड करती है किसके लिए बेटा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। सपोज कीजिए वो ही अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो अमीनो एसिड्स क्या हमारे पास है, ऑर्निथीन है, क्या है, ऑर्निथीन अमीनो एसिड्स ये बनाएगा। अब जब ये ऑर्निथीन अमीनो एसिड्स बनेगा तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जीन बी जो प्रेजेंट है वो भी अपनी एक एंजाइम बनाएगा, वो भी अपनी एक एंजाइम बनाएगा, और वो जो एंजाइम बनेगी बेटा वो क्या करेगी, नेक्स्ट जो सबस्ट्रेटम है, मतलब नेक्स्ट जो सब्सटेंस है सिट्रुलाइन, ठीक है ना, क्या है, सिट्रुलाइन, उसका सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना, उसका सिंथेसिस करेगा। देन उसके बाद जीन सी है, वो भी बेटा एक एंजाइम कंटेन करता है, एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम क्या करेगी बेटा, उस पार्टिकुलर सिट्रुलाइन को किसमें, आर्जिनिन में कन्वर्ट कर देगी, किसमें कन्वर्ट कर देगी, आर्जिनिन में। अब आप इस बात को समझिए बेटा, मैं दोबारा से बताता हूं। मेंडल-टैटम हाइपोथेसिस क्या कहता था, उसको हम क्या बोलते थे, देखिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के नाम से हम इसको बोलते हैं बेटा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या है हमारे पास है, एक कोई भी प्रीकर्सर जो सिग्नल की फॉर्म में जनरेट हुआ बेटा, प्रीकर्सर जो है वो सिग्नल की फॉर्म में, यानी बाहर से कोई सिग्नल आया, एक स्टिमुलाई आई बेटा, स्टिमुलस या स्टिमुलाई जिसको बोल सकते हैं। उस स्टिमुलस ने क्या किया, उसने क्या किया, नॉर्मल कंडीशंस में हम ये कह रहे हैं कि जब उसने सिग्नल प्रोवाइड किया किसको, जीन फर्स्ट को, और उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, एक एंजाइम बनी। देन वो जो प्रीकर्सर है बेटा, ये जो प्रीकर्सर है हमारे पास, इट्स कन्वर्टेड इनटू द, इस एंजाइम्स, इस जीन के एक्शन के बेस के ऊपर सिट्रुलाइन में कन्वर्ट हुआ। अब यह सिट्रुलाइन जो है उसको कन्वर्ट किस में होना है, लास्ट में आर्जिनिन तक जाना है। लेकिन जब सिट्रुलाइन कन्वर्ट हुआ बेटा, तो ऐसे में नेक्स्ट जीन जो है, नेक्स्ट जीन बी, वो एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम बी, तो वो एंजाइम सिट्रुलिन को किस में कन्वर्ट, इस ऑर्निथिन को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है बेटा, सिट्रुलाइन में। ऐसे ही जो सिट्रुलाइन हमारे पास प्रेजेंट है बेटा, ये सिट्रुलाइन फिर एंजाइम सी की एंजाइम जीन सी की सहायता से जो एंजाइम बनेगी उसकी सहायता से ये कन्वर्ट होगा। ये किसके केस में है, व्हेन जीन, जो जीन है विदाउट म्यूटेंट कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, वाइल्ड टाइप बोलते हैं भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप की जगह पर प्रोटोट्रोप्स के नाम से बोलते हैं। इसके नाम से भाई, प्रोटोट्रोप्स के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई, प्रोटोट्रोप्स के नाम से। अब इस प्रोटोट्रोप कंडीशन के बेस के ऊपर अगर मान लीजिए म्यूटेशन हुई, अगर मान लीजिए म्यूटेशन हुई, इफ म्यूटेशन टेक प्लेस एनी प्लेस और इन एनी जीन, जितने भी ये जीन है बेटा, उन जीन में अगर कहीं पर भी किसी में भी म्यूटेशन होगी, तो जब म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए यही जीन है बेटा हमारे पास, इस प्रीकर्सर ने, इस जीन ने अपना काम किया, उसकी सहायता से ऑर्निथिन बन गया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है,
मान लीजिए ये जीन जो है बेटा म्यूटेटेड होगा, म्यूटेंट होगा, म्यूटेटेड या म्यूटेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जीन जो है वो एंजाइम बनाता वो बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप होगा बेटा, यानी सिट्रुलाइन बनेगा नहीं। और जब सिट्रुलाइन नहीं बनेगा तो किस क्या नहीं बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट आर्जिनिन भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो मैकेनिज्म है बेटा, इस टोटल मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास जीन यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जब भी किसी जीन के अंदर म्यूटेशन क्रिएट होगी, वो म्यूटेशन क्या करेगी, उसके द्वारा जीन के द्वारा जो स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रिपेयर की जाती थी वो स्पेसिफिक एंजाइम्स अब नहीं बनेगी बेटा। और जब स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बनेगी तो उस एंजाइम से आगे का जितना भी एक्शन होगा बेटा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जब एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म वही कंडीशन तो होगी। अगर मान लीजिए किसी बेबी के अंदर किसी पार्टिकुलर एंजाइम की जरूरत है, अगर उस एंजाइम को बनाने के लिए उससे पहले वाले जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर मान लीजिए किसी भी स्टेप्स के अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना, अगर किसी भी जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसका मतलब क्या है बेटा, आगे के स्टेप स्टॉप हो जाएंगे। और जब आगे के स्टेप स्टॉप हो जाएंगे तो कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यही वही कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि हर कोई जीन जो होता है बेटा, वो जीन अपनी स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है, और स्पेसिफिक एंजाइम जो होती है किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म, किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने में मदद करती है। अब बेटा ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है ये प्रोकैरियोट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, आप सब लोगों को पता है बेटा, प्रोकैरियोट के केस में जो जीन होता है उसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पॉलीसिस्ट्रोनिक। कैसे होते हैं भाई, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं भाई, पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी एक जीन कई एंजाइम बना सकते हैं। हियर इट्स मींस बेटा सिंगल जीन मेक्स, आप बोल सकते हो मैनी प्रोटीन। एक सिंगल जीन जो है बेटा बहुत सारी प्रोटीन बना सकता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके केस में क्या होता है बेटा, मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक। अब आप समझ रहे हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यहां पर सिंगल सिस्टोन मतलब जीन, यहां पर क्या होता है, सिंगल जीन मींस ये जो सिंगल जीन, सिंगल बोला है मैंने बेटा, प्रोकैरियोट के केस में यही केस एप्लीकेबल है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक जीन एक एंजाइम बनाएगा, जबकि इस प्रोकैरियोट के केस में है कि एक जीन बहुत सारी प्रोटीन बना सकता है, एंजाइम बना सकता है। तो वहां पर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस फेल है बेटा, किसके केस में, प्रोकैरियोट के केस में। अब अगर हम बात करते हैं मेंडेलियन के केस में, देखो मैंने मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर बता दिया, अगर हम जीन को मॉडिफाई कर दे मतलब म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगी बेटा, प्रोसेस स्टॉप है। इसी चीज को अगर हम मेंडल के साथ कंपैरिजन करें, यानी मेंडेलियन के केस में कंपैरिजन करें, तो बेटा वहां पर भी हमने एक बात देखी थी कि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास दिया था, हमें दिया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई दो जीन होते हैं, जब भी एक जीन होता है तो उसकी जो डिफरेंट एलीलिक फॉर्म होती है वो दोनों अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं, बट उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स में बेटा जो डोमिनेंट जिसको हम बोलते हैं वो नॉन मॉडिफाइड है, जबकि जिसको हम रिसेसिव बोलते हैं वो मॉडिफिएबल है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो डोमिनेंट है जो मॉडिफिएबल नहीं है बेटा वही तो एक्सप्रेस करता है, जबकि मॉडिफिएबल जो मॉडिफाइड एलील है वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये भी तो वही बात है
अगर जीन में म्यूटेशन होगी तो मॉडिफिकेशन हो गया, और जब मॉडिफिकेशन हो गया तो आगे का प्रोसेस स्टॉप हो गया। ठीक है, ऐसे में वही बात यहां पर है कि डोमिनेंट लग गया, डोमिनेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं। जब जीन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो जो एंड प्रोडक्ट होगा बेटा क्या होगा हमारे पास, आर्जिनिन होगा। तो बेंडल और टैटम का एक्सपेरिमेंट यही बात प्रूव करता है कि कोई भी जो एंजाइम होती है, कोई भी जीन होता है बेटा, उसकी स्पेसिफिक एंजाइम होती है। एक जीन को एक्टिव करने के लिए दूसरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जो एंजाइम बनेगी तो स्टेप आगे बढ़ेगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जीन एक्सप्रेशन और एक तरीके से हमारे पास वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हमने आपको बताया। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर आप 12th क्लास के बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे बेटा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेटा वीडियो देखें, बाद में आपको दिक्कत होगी, आपको कंपटीशन टेस्ट देना है, आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो बेटा आप अपनी पढ़ाई के साथ नेग्लिजिबल ना हो, तो बेटा पढ़े। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही बेटा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जेनेटिक कोडोन के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।